हाय हेलो एवरीवन। सो एंजल वन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट इस कंपनी ने अपने रिलीज कर दिए हैं। तो उसका एनालिसिस करेंगे कि ओवरऑल नंबर्स कैसे रहे, एंड उसके साथ में जो अभी सेबी का जो नया सर्कुलर आया है उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, मैनेजमेंट का उसके ऊपर क्या व्यू है, क्या वो स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। सो उसको भी कवर करेंगे बिकॉज आज कंपनी का कॉन कॉल भी हुआ है। तो वो वाला पार्ट हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे रिजल्ट एनालिसिस के साथ में। देन इसके बाद एंजल वन का एक अलग से पूरा कॉन कॉल एनालिसिस वाला वीडियो भी हम अलग से करेंगे। बट आज के वीडियो में हम ये दोनों चीजें कवर करेंगे कि नंबर्स कैसे रहे, परफॉर्मेंस कैसी रही, एंड कंपनी का इस ओवरऑल ये जो सर्कुलर आया है सेबी का उसके उसके ऊपर क्या व्यू है कंपनी का। तो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे एंजल वन का, तो बेसिकली ये कंपनी हर मंथ अपना एक बिजनेस अपडेट रिलीज करती है फर्स्ट वीक के अंदर। तो अगर आप उसको ट्रैक करते हो तो एक बेसिक आइडिया तो हमको वहीं से लग जाता है कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहने वाले हैं, किस डायरेक्शन में ये बिजनेस आगे मूव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। बिकॉज ऑब्वियसली मार्जिन और प्रॉफिट के नंबर्स तो डिफरेंस हो सकते हैं हर एक क्वार्टर के अंदर, क्योंकि कंपनी का मार्केटिंग स्पेंड बढ़ जाता है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाता है जब भी इनको थोड़ा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी ब्रांडिंग के ऊपर। लेकिन एक बेसिक ग्रोथ का आइडिया हमको इनके बिजनेस अपडेट को देख के लग जाता है। तो अगर आप अप्रैल मई जून इन तीनों मंथ्स के अगर आप इनका बिजनेस अपडेट अगर आप ट्रैक करोगे तो हर एक क्वार्टर में हम देख रहे थे कि मंथ के अंदर, हर एक मंथ के अंदर हम देख रहे थे कि कंपनी के एक्विजिशन के नंबर काफी सॉलिड आ रहे हैं, क्लाइंट बेस का ग्रोथ काफी अच्छा आ रहा है, मार्केट शेयर कंपनी लगातार गेन कर रहा है, और ग्रोथ के नंबर्स लगभग कंपनी ने उसी के अराउंड रिपोर्ट भी करे हैं। जैसे अगर आप इनका क्लाइंट बेस देखोगे, टोटल क्लाइंट बेस, तो एंजल वन का टोटल क्लाइंट बेस जो है वो 64% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। तो एक सॉलिड ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कंपनी ने कंटिन्यू रखी अपनी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी। इनफैक्ट अगर आप लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे तो उनका क्लाइंट बेस 11% से ग्रो हुआ है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 11-12% की ग्रोथ रही है। तो अगर ये ग्रोथ भी कंपनी मेंटेन करता है तो एनुअल ग्रोथ बहुत इजीली 45-50% के बीच में कंपनी मेंटेन कर सकता है आगे चल करके। तो क्लाइंट एक्विजिशन कंपनी, क्लाइंट बेस कंपनी का काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। देन ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन का जो नंबर है उसमें भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट 95% की ग्रोथ हुई है कंपनी के ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन के नंबर में, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है इनके आईपीएल स्पेंडिंग का। तो कंपनी ने अपने रिजल्ट में प्लस अपने कॉन कॉल में भी इस चीज को हाईलाइट किया है कि हमने आईपीएल के ऊपर जो स्पेंड किया था, आईपीएल पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी हमारे ब्रांडिंग को लेकर के, हमारे हमारे मार्केटिंग को लेकर के, वो काफी अच्छे से प्ले आउट हुआ है। इनफैक्ट इन्होंने एक डेटा भी शेयर किया है जहां पे आईपीएल जो ये था 8 वीक्स का जो आईपीएल था, उसमें जितनी भी कंपनीज थी जिन्होंने अपना मार्केटिंग वगैरह किया था, एडवर्टीजमेंट वगैरह दिया था, उनमें एंजल वन की जो ब्रांड विजिबिलिटी है, ब्रांड रिकॉल है, वो टॉप 3 ब्रांड्स में आता है। जैसे एंजल वन के साथ में अगर आप देखोगे तो माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, आपका ग्रो, क्रेड, बहुत सारी कंपनीज ने आईपीएल के टाइम पे काफी अच्छी मार्केटिंग करी थी, एडवर्टीजमेंट किया था। लेकिन उन सारी कंपनीज में एंजल वन टॉप 3 पे स्टैंड करता है। तो ये एक्चुअली में शो करता है कि कंपनी का वो जो डिसीजन था आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म को चूज करना पैन इंडिया लेवल पे अपनी ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, वो काफी अच्छे से प्ले आउट हुआ, एंड उसका हमको नंबर में भी इंपैक्ट देखने को मिला है। कंपनी का ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 95% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट इन्होंने डबल कर दिया। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में जितना इन्होंने क्लाइंट एक्वायर किया था, ऑलमोस्ट उससे डबल क्लाइंट इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एक्वायर करा है। तो एक बहुत सॉलिड रिजल्ट मिला है कंपनी को आईपीएल ब्रांडिंग के थ्रू। देन इसके बाद इनका मार्केट शेयर लगातार एंजल वन अपना बढ़ाता जा रहा है। अगर आप इंडिया का टोटल डीमैट अकाउंट देखोगे उसमें इस कंपनी का मार्केट शेयर अब 15.2% है। ये लगातार बढ़ रहा है हर एक क्वार्टर में, पिछले 4-5-6-7 क्वार्टर से कंटिन्यूसली ये मार्केट शेयर कंपनी गेन करती जा रही है। देन एनएसई एक्टिव क्लाइंट बेस, इंक्रीमेंटल एनएसई एक्टिव क्लाइंट बेस में भी अगर हम देखें तो उसमें भी कंपनी लगातार मार्केट शेयर बढ़ा रही है। इनका खुद का एक्टिव क्लाइंट बेस का जो नंबर है वो 6.7 मिलियन के आसपास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है किसी भी ब्रोकिंग कंपनी के लिए, बिकॉज आप ये समझो कि आपका टोटल क्लाइंट बेस तो एक नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टोटल क्लाइंट बेस का नंबर 2 करोड़ है तो वो तो जस्ट एक नंबर है। कंपनी रेवेन्यू उन क्लाइंट से तभी अर्न कर सकती है अगर वो क्लाइंट एक्टिव है, चाहे वो एफ एंड ओ में काम करे, या कैश में काम करे, या कमोडिटी में काम करे, या करेंसी में काम करे, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। कोई ना कोई एक्टिविटी करना उस क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो कंपनी तभी अर्न करेगी।
तो वरना तो वो जस्ट एक नंबर है आपके आपके बैलेंस शीट के ऊपर कि हमारे पास इतना क्लाइंट बेस है। तो एक्टिव क्लाइंट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें एंजल वन इंक्रीमेंटल एनएससी एक्टिव क्लाइंट में हमेशा पिछले कुछ क्वार्टर से इस कंपनी का रैंक सेकंड, मतलब सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे आई थिंक ग्रो है, 1 करोड़ से भी ज्यादा उसके एक्टिव क्लाइंट है। सेकंड नंबर पे एंजल वन आता है इंक्रीमेंटल एनएससी एक्टिव क्लाइंट में। और अगर आप टोटल एक्टिव क्लाइंट बेस देखोगे तो उसमें एंजल वन जो है वो थर्ड नंबर पे आता है आफ्टर ग्रो एंड जीरोधा। तो ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं जो लगातार अपना मार्केट शेयर गेन करते चले जा रहे हैं। देन इसके साथ में नंबर ऑफ ऑर्डर कंपनी का ऑब्वियसली 86% से ग्रो हुआ है, बिकॉज जब आपका क्लाइंट एक्विजिशन इतना सॉलिड रहेगा तो ये नंबर तो ग्रो होगा ही। देन अगर आप एवरेज डेली टर्नओवर देखोगे तो वो भी 93% की ग्रोथ रही है। तो नंबर्स काफी सॉलिड इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 74% की ग्रोथ हुई है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। और ये हाई बेस के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि पिछले साल का बेस बहुत छोटा था। ये कंपनी पिछले 3-4 साल से लगातार 25-30% से ग्रो करती आ रही है। सो उस हाई बेस के ऊपर 74% का ग्रोथ रिपोर्ट करना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो एंजल वन काफी इजीली कर रहा है। प्लस इसके साथ में अब क्योंकि इन्होंने आईपीएल में इन्वेस्टमेंट करा था ब्रांडिंग मार्केटिंग के ऊपर, और लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने इस चीज को बोला भी था कि हमारा जो आईपीएल की ब्रांडिंग का कॉस्ट है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जाएगा। तो फर्स्ट क्वार्टर में आपको दिखेगा कि हमारा मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है। सो इनका मार्जिन इस क्वार्टर में कम हुआ है, अराउंड 33% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है कंपनी के, जो कि यूजुअली 41-42% के आसपास रहते हैं। प्लस इसके साथ में क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, तो अपने एम्प्लॉयज को आपको इंक्रीमेंट देना पड़ता है, बोनस वगैरह इशू करना पड़ता है, अच्छे एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करना पड़ता है, ईसॉप्स देना पड़ता है। सो ये सारी कॉस्ट भी रही है कंपनी की, जिसकी वजह से इनके मार्जिन के नंबर हिट हुए हैं, मार्जिन के नंबर कम हुए हैं। 33% पे मार्जिन आए हैं कंपनी के, जो कि 40% के आसपास होते थे। और अगर आप नेट प्रॉफिट का नंबर भी देखोगे तो वो 33% के आसपास आया, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 33% रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33% के आसपास रहा है। अगर ये आईपीएल ब्रांडिंग कॉस्ट को अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे और जो ये एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा रही है उसको अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे तो एंजल वन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 48% आता है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, और लास्ट क्वार्टर में 47% के आसपास आता है। तो ये एक्चुअली में शो करता है कि कंपनी क्योंकि अपने फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, एक बड़ा ब्रांड बनना है, एक बड़ा प्लेयर बनना है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। तो इसीलिए कंपनी को थोड़ा बहुत मार्जिन में बीच में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वरना नॉर्मलाइज लेवल पे ये मार्जिन कंपनी के 47-48% पे होते। सो नंबर्स वाइज अगर हम देखें तो काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करें हैं। देन एंजल वन के कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं कि कंपनी क्या क्या इंट्रोड्यूस करी है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको अगर हम डिस्कस करें तो एंजल वन का ब्रॉडली अगर आप फोकस देखोगे तो किस चीज के ऊपर रहता है कि पहला तो क्लाइंट एक्वायर करना है, मतलब हमें नंबर 1 बनना है क्लाइंट एक्विजिशन के अंदर। पूरे इंडस्ट्री में जितने भी अकाउंट्स ओपन होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट हमारे पास आने चाहिए। अगर आप इस कंपनी का इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट में मार्केट शेयर देखोगे, मतलब इंडिया में एक क्वार्टर में या एक महीने में जितने भी डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं उसमें एंजल वन का मार्केट शेयर कितना है, तो 23% के आसपास मार्केट शेयर है। लगभग 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 7-8 लाख के आसपास टोटल डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं इंडिया में फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। उसमें से 26 लाख डीमैट अकाउंट जो है वो अकेले एंजल वन के पास आए हैं। तो ये आपको शो करता है कि इस कंपनी का एक्विजिशन इंजन कितना सॉलिड काम कर रहा है इनके लिए, एंड इसीलिए इतने जबरदस्त नंबर्स ये कंपनी लगातार रिपोर्ट कर पा रही है। सो उसको लेकर के कंपनी का फोकस क्या होता है कि क्लाइंट तो एक्वायर करा, प्लस जो पुराने क्लाइंट हैं एंड जो नए क्लाइंट है हमारे प्लेटफॉर्म पे उनको एक्टिव रखना है। मतलब वही वाला पॉइंट कि वो डेड नहीं होना चाहिए। क्लाइंट जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा उतना हाई चांस है कि हमारा रेवेन्यू आता रहेगा, हमारा बिजनेस आता रहेगा। तो उसके लिए एंजल वन क्या करता है कि नए नए इनिशिएटिव्स, नए नए फीचर्स वो ऐड करते जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो जैसे उन्होंने कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा SIP वाला ऑप्शन लेकर के आया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप डायरेक्ट फंड्स के अंदर भी SIP कर सकते हो एंजल वन के प्लेटफॉर्म से। तो उसमें अगर आप देखोगे तो YOY बेसिस पे 4 टाइम की ग्रोथ रही है, 4x ग्रोथ रही है यूनिक SIP रजिस्ट्रेशन में। तो अगेन ये भी काफी सॉलिड ग्रोथ है। फिर इसके साथ इन्होंने क्या किया कि स्टॉक्स के अंदर भी SIP वाला
फीचर ऐड करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मोस्टली इनके क्लाइंट्स कौन है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर का कैसा रहता है कि मंथली हमारी जो भी सैलरी है उसमें उसका सेविंग वगैरह करके हम SIP स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। फिर अगर हमको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो हमको प्रॉब्लम क्या आता है कि स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपने सोचा मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है, आगे का आउटलुक अच्छा है, मुझे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर लमसम तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता, तो हम क्या ऑप्शन चूज करते हैं, SIP हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर SIP ना हो तो यूजली प्रॉब्लम क्या आता है, अगर हम मैन्युअली SIP करने जाएंगे, आप सपोज करो कि किसी स्टॉक का प्राइस 500 रुपए है, अगले महीने जब हमको सैलरी आया तब स्टॉक का प्राइस बढ़ करके 700 या 800 रुपए के आसपास हो गया, तो वहां पे साइकोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है इन्वेस्टर को कि 700-800 के प्राइस पे हम बाय नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तब बाय करेंगे। एंड देन वहां पे चांस क्या है कि वो 700-800 का प्राइस वापस आपको 500 पे मिले ही ना, क्योंकि बिजनेस का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो स्टॉक वो बढ़ता ही जाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकता है इस चीज की वजह से। तो इसीलिए स्टॉक SIP आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो ऑफर कर रहे हैं। एंजल वन ने भी इसको स्टार्ट किया, लेकिन एंजल वन क्या कर रहा है कि बहुत सारे ब्रोकर्स में अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ लिमिटेड स्टॉक्स हैं जिसमें आपको SIP का ऑप्शन मिलता है। मोस्टली ये ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक में आपको SIP का ऑप्शन मिलता है, लेकिन एंजल वन क्या कर रहा है, लगातार नए नए स्टॉक्स इसमें ऐड करता जा रहा है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है वो SIP कर सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। इन्वेस्टर आपका एक्टिव भी रहेगा, एंगेज भी रहेगा, प्लस उसका लॉन्ग टर्म बेसिस पे वेल्थ भी क्रिएट होता रहेगा। स्टॉक्स के साथ में ETF में भी कंपनी ने SIP का ऑप्शन स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहा है एंजल वन, ताकि क्लाइंट का एक्टिविटी बढ़े, उसका पार्टिसिपेशन बढ़े मार्केट के अंदर। देन दूसरी चीज क्या कह रही है कंपनी की, जो डेटा ड्रिवन अप्रोच है हमारा, वो हमको तो हेल्प करता ही है बिजनेस को बिल्ड करने में, प्लस हमारे साथ साथ कस्टमर भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होता है, बिकॉज हम काफी अच्छे तरीके से डेटा के बेसिस पे उसके पूरे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बहुत सारे इनिशियल लेवल की जो क्वेरीज होती है क्लाइंट्स की, उसको इन्होंने ऑटोमेट कर दिया है, तो उसके लिए किसी मैन पावर की जरूरत नहीं है। जो इनका मैन पावर है कस्टमर सर्विस में, वो अब सिर्फ जो हाई एंड क्वेरीज होती है, जो सीरियस क्वेरीज होती है, उसको सॉल्व करेगा। बाकी AI के थ्रू और इनके जो चैट रोबोट हैं उसके थ्रू मोस्ट ऑफ द जो नॉर्मल क्वेरीज होती है इन्वेस्टर्स की, क्लाइंट्स की, उसको ये कैटर कर रहे हैं। सो इस तरीके की नए नए फीचर्स कंपनी ऐड करती जा रही है। प्लस जैसे हमने बात की कि SIP का ऑप्शन लेकर के आया एंजल वन, तो पहले क्या करता था, पहले क्या मॉडल था, पहले तो सिर्फ ब्रोकिंग था, ब्रोकिंग के साथ में ये SIP लेके आए, SIP के साथ में इंश्योरेंस लेके आए, इंश्योरेंस के साथ में अब कंपनी लैंडिंग प्रोडक्ट्स लेकर के आ रही है, लोन वगैरह, कंज्यूमर लोन। देन ये फिक्स इनकम प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, AMC बिजनेस लेकर के आ रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के का बिजनेस अपना लॉन्च कर दिया इन्होंने ऑलमोस्ट। सो ये सारी चीजें लेकर के आ रहा है एंजल वन, मल्टी प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट हम ऑफर करेंगे हमारे सेम क्लाइंट को। प्लस इससे इनको खुद के बिजनेस में तो फायदा होगा ही, डायरेक्ट बिजनेस में, लेकिन जो इनका असिस्टेड बिजनेस है, सब ब्रोकिंग वाला जो बिजनेस है, उसमें भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। बिकॉज आप सिंपल लॉजिक लगाओ, जो सब ब्रोकर है, अब सब ब्रोकर सिर्फ इक्विटी कर रहा है, अगर उसके क्लाइंट को म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो अब एंजल वन का जो सब ब्रोकर है उसको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे NJ वेल्थ है या आपका प्रूडेंट कॉर्पोरेट है, तो ऐसी किसी कंपनी के पास जाने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। एंजल वन जैसा उसको टेक्नोलॉजी मिल रहा है और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपने क्लाइंट का म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट करा सकता है। नाउ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में एक और बड़ा मार्केट कंपनी, ऑडियंस कंपनी टारगेट कर सकती है, जो DSAs होते हैं, जो लोन के एजेंट होते हैं, उनको भी कंपनी ऐड कर सकती है अपने असिस्टेड मॉडल के अंदर, बिकॉज कंपनी के पास में कंज्यूमर लोन भी है। प्लस जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, जो सिर्फ इंश्योरेंस करते हैं अपने क्लाइंट्स का, उनको भी कंपनी ऐड कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी है। तो मल्टी प्रोडक्ट्स तो आ गया है, उन मल्टी प्रोडक्ट्स को एंजल वन कह रहा है कि हम मल्टी चैनल के थ्रू आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो जिससे हमारा ये जो असिस्टेड बिजनेस मॉडल है, ये इसका भी स्कोप काफी स्ट्रांग लगता है हमें आने वाले टाइम में। सो ये चीज करी इन्होंने, इंटीग्रेशन वगैरह इसका स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट अप्रोच रखा है। मतलब मैं पर्सनली एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि इनका मॉडल क्या है, ब्रोकिंग मॉडल में एंजल वन मेनली अगर आप देखोगे तो मासेस को टारगेट करता है, जो रिटेल क्लाइंट्स हैं उनको टारगेट करता है, वही इनके मेन कस्टमर्स होते हैं। यंग क्लाइंट्स होते हैं जिनकी एवरेज एज 29-30 के आसपास होती है, वो इनके टारगेट कस्टमर्स होते हैं। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो एंजल वन को वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर भी मेनली उनको टारगेट करना चाहिए, बिकॉज क्रॉस सेल करना थोड़ा ईजी हो जाता है। आपके पास ऑलरेडी 2.5 करोड़ के आसपास जो क्लाइंट बेस है वो यंगर क्लाइंट्स हैं, मतलब मासेस हैं, रिटेल क्लाइंट्स हैं।
अल्ट्रा एच एन आई क्लाइंट्स को तो ऑब्वियसली एडवाइजरी चाहिए होता है, तो वो किसी और ब्रोकर के पास जाएगा, मोस्टली वो प्रेफर करेगा किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को या फिर एक फुल टाइम ब्रोकर को। लेकिन एंजल वन क्या कह रहा है कि हम हमारे वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में तीनों कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे, मतलब हम मासेस को भी टारगेट करेंगे, एचएनआईस को भी टारगेट करेंगे, प्लस अल्ट्रा एचएनआई को भी टारगेट करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच फॉलो कर रहा है एंजल वन। इनका कहना है कि इस वाले सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है और जिस तरीके की हमारे पास डेटा है हम तीनों सेगमेंट में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। प्लस एंजल वन ये भी कह रहा है कि इसमें हमारी ओमनी चैनल प्रेजेंस रहने वाली है, मतलब जो रिटेल क्लाइंट्स हैं उनको तो डेफिनेटली हम डिजिटली सर्व कर देंगे, प्लस उसके साथ में हम आरएम वाला मॉडल भी फॉलो करेंगे, जैसे आनंद राठी करता है, मोतीलाल करता है, नुवामा करता है, वैसे कंपनी कह रही है कि हमारा आरएम वाला मॉडल भी रहेगा वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपके एचएनआई कस्टमर्स हैं, अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर्स हैं, उनको इन्वेस्टमेंट्स के अलावा भी बाकी भी और बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होती हैं, पूरी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए होती हैं, जिसके लिए आपको फिजिकल मॉडल फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंपनी कह रही है कि हमारा उसमें आरएम वाला मॉडल भी रहेगा। बाकी अगर आप इनके वेल्थ मैनेजमेंट की टीम देखोगे तो काफी एक्सपीरियंस टीम इन्होंने हायर करी है, जिनको 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर का, कोटक के साथ में और काफी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में उन्होंने काम किया हुआ है। सो वो वाला बिजनेस ऑलमोस्ट रेडी है कंपनी के लिए। एएमसी का लाइसेंस का अप्रूवल कंपनी का कहना है कि कुछ क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर के अंदर वो भी आ जाएगा। लेकिन ये जो साइड बिजनेसेस हैं कंपनी के, ये लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला था कि कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लगेगा अभी, जब ये कुछ अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट होंगे हमारे टोटल मेन बिजनेस के अंदर। तब तक के लिए हमारा मेन बिजनेस जो है वो ब्रोकिंग का ही रहने वाला है। सो वो पॉइंट है। इसके अलावा जो टॉप डिजिटल ब्रोकर्स हैं वो तो हमने देखा ही है बार बार कि उनका मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है, और अभी आप अगर देखोगे तो एनएसई में जितने भी एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनमें 65% जो हैं वो टॉप 5 डिजिटल ब्रोकर्स के हैं, जिसमें एंजल वन आता है, ग्रो है, जीरोदा है, ये सारे प्लेयर्स हैं, आपका स्टॉक्स है। और इसके अलावा बाकी का जो 35% है उसमें आपके ट्रेडिशनल ब्रोकर्स भी आते हैं और बाकी छोटे छोटे डिस्काउंट ब्रोकर्स भी आते हैं। तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि मार्केट कितना ज्यादा डिपेंडेंट है इन टॉप 4-5 प्लेयर्स के ऊपर। यही ओवरऑल मार्केट को और एक्सपैंड करते जा रहे हैं, जिस तरीके से इनकी रीच बढ़ती जा रही है, वही कंपनी ने अपने कॉन कॉल में भी बोला है बेसिकली। सो ये ओवरऑल इनका रिजल्ट था। रिजल्ट काफी अच्छे हैं, नंबर्स काफी अच्छे हैं, एक अच्छे प्रोग्रेस, एक अच्छे डायरेक्शन में बिजनेस मूव कर रहा है। हमने लास्ट कॉन कॉल में भी देखा था कि एंजल वन जो है वो एक फिनटेक मॉडल की तरफ आगे मूव कर रहा है और हर एक डायरेक्शन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की। अब पॉइंट आता है कि जो सेबी का जो सर्कुलर आया है, एक तो वो सर्कुलर ने लॉन्च किया ट्रांजैक्शन वाला, जिसमें डिस्काउंट ब्रोकर्स को स्पेशली जो एक डिस्काउंट मिलता था, जितना ज्यादा वो वॉल्यूम लेकर के आते थे उतना उनको डिस्काउंट मिलता था एक्सचेंज की तरफ से, वो वाला पार्ट अब सेबी ने बंद कर दिया है, बंद करने को बोल दिया है एक्सचेंज को, डिपॉजिटरीज को। तो 1 अक्टूबर से वो अप्लाई हो जाएगा। एंजल वन ने कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला है इस कॉन कॉल में कि इनका लगभग 112 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो इनका इस वाले पार्ट से आया है। तो लगभग 7-8% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू इस वाले सेगमेंट से आता है, इस पार्ट से आता है। अब कंपनी क्या कह रही है कि ये जो चीज हुई है, जो अनाउंसमेंट हुई है सेबी की तरफ से, ये डेफिनेटली इनके बिजनेस को इम्पैक्ट तो करेगी, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जिस तरीके का हमारा मॉडल है, हमारे पास बहुत सारे लीवर्स अवेलेबल हैं जहां से हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं। अब क्लियरली इन्होंने नहीं बोला कि ये क्या स्ट्रेटेजी आज, मतलब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं, बिकॉज इसके साथ में एक और मार्केट में डिस्कशन चल रहा है कि सेबी जो डेरिवेटिव है उसमें वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करने के लिए, रिटेल की पार्टिसिपेशन को कम करने के लिए या तो लॉट साइज बढ़ा सकता है या फिर एक्सपायरीज वगैरह भी चेंज कर सकता है। अगर वीकली एक्सपायरी ज्यादा है तो उसको वो मंथली में कन्वर्ट कर सकता है, वीकली एक्सपायरीज को। तो इस तरीके का डिस्कशन भी चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली कंपनी ने भी बोला आज कि 1 या 2 महीने के अंदर सेबी का इस पे भी अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो एंजल वन कह रहा है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है आगे, ये हम अभी डायरेक्टली आपको नहीं बता सकते, बिकॉज ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स भी हैं, तो हम क्लियरली अभी शेयर नहीं करना चाहते कि हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि इसको हम बहुत अच्छे से ऑफसेट कर सकते हैं इन दोनों चीजों को। पहला तो अनाउंसमेंट आ चुका है सेबी का,
दूसरा भी मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 महीने के अंदर आ जाएगा वो वाला अनाउंसमेंट भी। तो कंपनी कह रही है कि उसको भी हम बहुत अच्छे से कंपनसेट कर सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके का मॉडल है हमारे पास बहुत सारे लीवर्स अवेलेबल हैं, जिसमें कंपनी ने बोला है कि ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज करना भी एक मेन ऑप्शन है हमारा, उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे इन्होंने कैश वाले सेगमेंट में फ्री जीरो ब्रोकरेज ऑफर करना स्टार्ट किया था कुछ टाइम में, तो उसमें इनका कैश में मार्केट शेयर भी बढ़ गया था, 17% के आसपास चला गया कैश के अंदर। सो कंपनी कह रही है कि हम ब्रोकिंग चार्जेस बढ़ा सकते हैं, या फिर जो F&O में हम जो कोलैटरल लेते हैं कस्टमर से, उसमें भी हम चार्जेस वगैरह लेना शुरू कर सकते हैं। प्लस और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ट्राई आउट कर सकते हैं, जिससे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो 8% का जो इनकम हमारा आता था इस ट्रांजैक्शन इनकम से, उसको हम बहुत इजीली कंपनसेट कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है डेरिवेटिव वाला, जो सेबी देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसमें एंजल वन कह रहा है कि हमारा सेबी के साथ में डिस्कशन चल रहा है, और हमें जहां तक नॉलेज है तो सेबी यही कोशिश कर रहा है कि जो एक्सपायरीज हैं उनको वीकली में कन्वर्ट करके मंथली कर दिया जाए। लेकिन कंपनी का कहना है कि उससे भी हमको नहीं लगता कि वॉल्यूम के ऊपर कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज कंपनी का कहना है कि हम पिछले 25-30 साल से इस इंडस्ट्री में, और हमने बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखे हैं, और उतने बड़े चेंजेस के बाद भी हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि वॉल्यूम एकदम से खत्म हो गया हो या इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक गई हो। उसके बाद भी इंडस्ट्री इतने अच्छे से ग्रो हुआ है पिछले 20-25 साल के अंदर। तो हाँ, कंपनी कह रही है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है वॉल्यूम को लेकर के, बट हमको नहीं लगता कि बहुत सिग्निफिकेंट ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा कि पूरा मॉडल ही हमको चेंज करना पड़ेगा। और उसके साथ में अगर आप देखो तो सेक्टर के अंदर भी अपॉर्चुनिटी का साइज बहुत बड़ा है, प्लस हमारे पास जिस तरीके का एक्विजिशन इंजन है, जितना बड़ा क्लाइंट बेस है, और जिस तरीके का मॉडल है, वो हमको एक बहुत बड़ा फ्रीडम देता है कि हम काफी इजीली इसको ऑफसेट कर सकते हैं। तो मतलब इन दोनों चीजों को लेकर के मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनके ग्रोथ को या मार्जिन्स को लेकर के बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस पे पड़ेगा नहीं। इनफैक्ट मार्जिन्स पे कंपनी ने एक और चीज बोली है कि 47-48% हमारा नॉर्मलाइज मार्जिन है, और अगर सेबी की तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट आता भी है तो शॉर्ट टर्म में 1-2 क्वार्टर में हमको इंपैक्ट पड़ सकता है, माइट भी, बिकॉज जिस तरीके से हम स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे उसको प्ले आउट होने में 1-2 क्वार्टर का टाइम लगेगा। बट एज अ बिजनेस मॉडल हमारी जो कंपनी है वो 46-47% का मार्जिन बहुत ईजिली सस्टेन कर सकती है आगे चल के, इतना हमको पूरा कॉन्फिडेंट है। एंड ये जो थोड़ी बहुत रेगुलेटरी चेंजेस है इसको हम बहुत इजीली ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल गाइडेंस है मैनेजमेंट का। इससे हमको समझ ही आता है कि ये जो चेंजेस हुए हैं, एटलीस्ट एंजल वन उसको लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छे से उसको ऑफसेट कर सकते हैं। एंड आप अगर एक्विजिशन मतलब एग्जीक्यूशन इस कंपनी का देखो तो बहुत जबरदस्त एग्जीक्यूशन रहा है। एक ट्रेडिशनल ब्रोकिंग मॉडल होता था इनका, जिसको इन्होंने पूरा डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल के अंदर चेंज किया, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, सुपर ऐप लॉन्च किया, SIP स्टार्ट कर दी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कितने 4-5 अलग अलग सेगमेंट्स में इस कंपनी ने एंटर करना स्टार्ट कर दिया है। तो एग्जीक्यूशन अच्छा रहा है इस कंपनी का। पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है कि जिस तरीके के चेंजेस हुए हैं उसके बाद भी कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करी है, मार्केट शेयर लगातार गेन किया है, ट्रेडिशनल बड़े बड़े प्लेयर्स को इन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है, और आज के टाइम पे टॉप 3 प्लेयर्स में आता है ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ये एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी शो करता है इस बिजनेस की। नाउ ऑब्वियसली ट्रैक तो हमको करना ही है, आने वाले क्वार्टर्स में देखना है कि मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन और आगे कैसे रहती है। लेकिन ये कमेंट्री देख के ये शो होता है कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इन चीजों को वो अच्छे से मैनेज कर लेंगे। एंड बाकी ग्रोथ के नंबर्स तो अच्छे रिपोर्ट करे ही है कंपनी ने। सो ये ओवरऑल रिजल्ट एनालिसिस था एंजल वन के ऊपर। बाकी अब इसका कॉन कॉल भी डीपली एनालाइज करेंगे कि और क्या क्या स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है, अलग अलग सेगमेंट पे क्या इनका फोकस है। आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।